तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, मॉनेटरी पॉलिसी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये किसकी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये कौन यूज करता है इस पॉलिसी को, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम ये बोल सकते हैं पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। ठीक है जी, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इस पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरबीआई है इंडिया के अंदर, इंडिया में आरबीआई है, और दूसरे देशों में दूसरे अलग अलग नाम है सेंट्रल बैंक के। ठीक है ना। अच्छा, इसका यूज क्या होता है बेसिकली, अगर कोई पूछ ले कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज क्या है, तो यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई, यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कि भाई मनी सप्लाई हमें ज्यादा रखनी है या मनी सप्लाई हमें कम रखनी है, हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट। अभी अगर हम लोग आगे देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप लोग अलग अलग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं टॉपिक लिखूं कि इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बोल दो या मेजर्स बोल दो, मेजर्स मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ मॉनिटरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो कितने मेजर्स होते हैं? तो दो मेजर्स होते हैं अलग अलग। एक होता है हमारा मेजर जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। समझना जरा, क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है जी। और दूसरे जो मेजर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव मेजर्स। ध्यान से समझिएगा, नंबर 2 पे जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है जी। तो दो अलग अलग तरीके के मेजर्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अगर बात करता हूं मैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, यूज्ड टू कंट्रोल कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट का वॉल्यूम यानी मात्रा, वॉल्यूम मतलब मात्रा, कितनी क्वांटिटी जो है वो क्रेडिट की फ्लो होनी चाहिए, ज्यादा होगी कम होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज किया जाता है। इसके अंदर चार तरीके के क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, तीन तरीके के होते हैं वैसे, यूजुअली लोग इसे चार पढ़ाते हैं, होते तीन ही है। एक होता है बैंक रेट, एक होता है बैंक रेट, ठीक है जी। एक होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन। और तीसरे नंबर पे हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। लीगल रिजर्व रेशो भी बोल देते हैं कई जगह से, शॉर्ट में इसका नाम एलआरआर है। इसे हम एलआरआर बोल देते हैं शॉर्ट में। इसको हम बोल देते हैं ओएमओ, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसे बोल देते हैं बीआर, बीआर मतलब बैंक रेट। तो ये सब इसके एक्रोनिम्स बनाए हैं। क्या बनाए हुए? एक्रोनिम्स। ठीक है जी, ये बीआर हो गया। अच्छा, क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से मेजर्स होते हैं जो कि इसलिए यूज किए जाते हैं? यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, कि भाई क्रेडिट जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। मान लीजिए कि हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो खास एरिया हैं, सिर्फ जो प्रोडक्टिव जो हमारे लिए एरिया हैं, सिर्फ हमें उसमें लोन देना है, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें तो सब सेक्टर में लोन देना है, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, ठीक है जी, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, हमें हर सेक्टर में लोन देना है। तो डायरेक्शन कितनी रखनी है, उसके लिए क्वालिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्वालिटेटिव मेजर्स में कितने मेजर्स हम लोग यूज करेंगे?
वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप इसके अंदर 4 लेके चलिएगा, ठीक है ना। बुक में कभी बार 3 पढ़ा देते, कई बार 4 पढ़ा देते, मैं आपको चारों के चारों ही बता दूंगा। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। एक होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्या बोलते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। एक होता है हमारा मॉरल क्वेश्चन, ठीक है जी, SAUSION मॉरल क्वेश्चन। और एक होता है डायरेक्ट एक्शन, तो ये जो है, ये 4 मेजर्स जो है किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव। लेफ्ट वाला जो आप क्वांटिटेटिव देख रहे हैं, इसके अंदर भी लोग 4 पढ़ लेते हैं। देखिए वो 4 कैसे पढ़ लेते हैं कि LRR के अंदर 2 आएंगे। LRR की जो आपको दिख रहा है, आपको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसके अंदर 2 हो जाते हैं। एक हो जाता है CRR और एक हो जाता है SLR। तो लोग जो है इसको अलग अलग पढ़ाते हैं कि भाई बैंक रेट, एक हो गया बैंक रेट, एक हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक हो गया CRR, एक हो गया SLR। तो 4 बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो CRR SLR जो है वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के ही कंपोनेंट्स हैं। तो इसीलिए जो है मैंने उसे अलग ना पढ़ा के उसी के अंदर बताने की कोशिश करी है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे की कहानी क्या कहती है, एक एक करके हम सबको जो है मैं डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है दैट इज बैंक रेट। सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा, बैंक रेट है। अच्छा बैंक रेट का क्या है, अगर मैं बैंक रेट के बारे में बात करूं तो बैंक रेट जो है एक ऐसी रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को उधार देता है, पैसा उधार देता है। आप ऐसे समझ के चलिए कि जैसे सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, सभी जानते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। अच्छा कमर्शियल बैंक जो है वो पैसा उधार देता है किसको, पब्लिक को उधार देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बोरोइंग्स जो है या जो लोन है किसकी किससे किधर की तरफ जा रहा है, वो लोन जो है वो सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कमर्शियल बैंक उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा कुछ ना कुछ भाई, बदले में इंटरेस्ट देगा नहीं देगा। तो जो इंटरेस्ट वो उसको देता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है जी। या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अच्छा कमर्शियल बैंक किसे उधार देता है, कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को लोन देता है, और पब्लिक जो है बदले में जो इंटरेस्ट पे करती है उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब अगर मान के चलिए कि सिचुएशन जो है आपकी इकोनॉमी में, सपोज करो इन्फ्लेशन की है, सिचुएशन किसकी है, इन्फ्लेशन की है। या मैं बोल सकता हूँ इन्फ्लेशन बोल दूं या एक्सेस डिमांड बोल दूं, मतलब ऑलरेडी डिमांड जो है लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो पार हो चुकी है, फिर भी लोग जो है वो सप्लाई को नहीं रोक रहे हैं, मतलब डिमांड को नहीं रोक रहे हैं, डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं इतनी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को रोकने के लिए, ये तो सिचुएशन हो गई, अब इसको सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, जो सेंट्रल बैंक होगा वो बैंक रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे ही बैंक रेट बढ़ जाती है तो पीछे से ही जब लोन महंगा आएगा, बैंक रेट क्या है, एक तरीके से बैंक रेट जो है जिस भी रेट पर हम कभी भी उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक रेट हो या मार्केट रेट हो, इसे हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर जिन बच्चों को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है कि रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच वी बोरो मनी। मतलब कहने का मतलब है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर हम कभी भी उधार लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ को क्या बोलते हैं, उसे उसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलिए पीछे से ही लोन महंगा आ रहा है, तो बैंक रेट कौन पे कर रहा है, बैंक रेट तो कमर्शियल बैंक को पे करनी पड़ेगी, तो कमर्शियल बैंक के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है। तो कमर्शियल बैंक भी तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अगर मान के चलिए पहले जो लोन आता था कमर्शियल बैंक के पास वो 8% पे आता था, तो कॉमर्शियल बैंक आगे 10% पे दे देता था लोन, कि 2% वो भी कमा ले बीच में। अब मान लो आई ही पीछे से 10% पर आए, तो ये 10% पे थोड़ी ना दे देगा, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। तो बैंक रेट को बढ़ता देख ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली पब्लिक के दिमाग में ये चीज समझ में आ जाती है कि मार्केट में जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बढ़ चुकी है, लोन उतने सस्ते नहीं रहे हैं,
तो लोग ऑटोमेटिकली जो है, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिमांड फॉर जो लोन है, जो डिमांड फॉर लोन है वो ऑटोमेटिकली लोग क्या करते हैं, करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, क्योंकि जब लोन महंगा मिलेगा तो कोई नहीं लेगा वैसे ज्यादा, और जब लोन ही लोग नहीं लेंगे तो लोग अपने आप ही डिमांड जो है वो कंट्रोल में कर लेते हैं। सपोज करो अगर मुझे आज बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, और मेरा बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ कि यार मेरे को ना एक नई गाड़ी खरीदनी है, या मेरे को एक बहुत नया, मतलब एक नया फ्लैट खरीदना है, तो और मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो जो मेरा सपना मैं सोचे बैठा हूँ कि मैं 2 साल बाद लूंगा, 5 साल बाद लूंगा, और मुझे आज ही कहीं से मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं ले लूंगा। समझ रहे हो, तो ये चीज बहुत अंदर मतलब सिंपल समझने वाली है। अगर मान लो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन का मतलब है डेफिशिएंट डिमांड। क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। तो ये चीज समझने वाली है कि डेफिशिएंट डिमांड मतलब, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब कैसे डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब प्रोडक्शन जो है वो बच रहा है, सब माल बिक नहीं रहा है, जो भी कंपनी बना रही है उसमें कुछ ना कुछ बचे जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को रोकने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, बैंक रेट को कम करेगा, ताकि मार्केट में भी लोन सस्ता मिले लोगों को, लोग जो है लोन की डिमांड ज्यादा करने लगे और खर्चे को बढ़ा दें, और एडी जो है मतलब बढ़ जाए, और इकोनॉमी जो है दोबारा से रिवाइव कर जाए। ये एक तरीके से ये जो मैंने आपको बताया सिचुएशन, जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 2 सिचुएशन, ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। और ये जो मैंने आपको चेन पढ़ाई है कि ये बढ़ाना, फिर ये बढ़ाना, फिर ये बढ़ाना, इस तरीके से चेंज करना, ये सॉल्यूशंस होते हैं। ये सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? तो यदि आपको ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का जो तालमेल है यदि समझ में आ गया है तो फटाफट से ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए तेजी से। यदि आपको लगता है कि आपको ये तालमेल से समझ में आ रहा है तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। और कोई डाउट है तो आप अपना डाउट भी बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन लिया जा रहा है, ये जो लोन लिया जा रहा है, सेंट्रल बैंक जो ये लोन ले रहा है, ये लोन जो है ये लॉन्ग टर्म लोन है। ये कैसा लोन है? ये लॉन्ग टर्म लोन है। ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। मतलब लोन लोन दिया तो जा रहा, सेंट्रल बैंक लोन दे तो रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्हाट अबाउट के अगर जो सेंट्रल बैंक है अगर शॉर्ट टर्म लोन देने लगे तो उसे क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक जो है वो, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता नहीं है। वो डेफिनेटली वो जो है वो शॉर्ट टर्म लोन भी देता है। शॉर्ट टर्म लोन भी देता है। किसे देता है शॉर्ट टर्म लोन? कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है जी। और कॉमर्शियल बैंक आगे जो है वो लोन देता है किसे? कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन देगा किसे? पब्लिक को लोन देगा। तो वो प्रोसीजर तो चलता है। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर लोन जो है वो शॉर्ट टर्म है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि बदले में जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक पे करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अगर लोन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक पे करेगा सेंट्रल बैंक को, उसे हम लोग रेपो रेट कहेंगे। ठीक है जी। सर डिफ्लेशन कंट्रोल करना इतना इजी है तो डिप्रेशन क्यों आ जाता है इकोनॉमी में? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर जो है वो काम करते हैं। सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि आपने जो है मान लीजिए डिप्रेशन को कंट्रोल करना है तो आपने बैंक रेट कम कर दिया, या आपने अपनी तरफ से कम कर दिया ना। एक बात का जवाब दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फीस जो है वो एकदम घटा के फॉर एग्जांपल 100 रुपीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी गली के वॉचमैन को भी मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहिए? बताइए। भाई जिसको नीड नहीं है वो नहीं खरीदेगा। तो अपनी तरफ से चाहे मैं कोई भी चीज कितना भी सस्ता कर दूं, जब तक सामने वाला उसको नहीं, उसको वो करेगा, मतलब रिस्पॉन्स देगा, तब तक मेरी पॉलिसी काम ही नहीं करेगी। ठीक है मैंने बैंक रेट को कम कर दिया, ठीक है मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, बट इट डजंट मीन के, बताओ ये कोई कंपल्शन ही है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? एक तरीके से आप हाइपोथेसिस बोलते हो ना, हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। ठीक है ना? ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाता है। ठीक है ना? और इकोनॉमी में चीजें तो देखो एट प्रेजेंट मोमेंट पे क्या क्या चीजें चल रही। अब जैसे मैं बोलता हूँ भाई किसी भी चीज का प्राइस कम कर देने पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इज इट रियली ट्रू? आपको लगता है ये वाकई सच है? बताइए। बताइए क्या प्राइस सच में कम होने पर डिमांड सच में बढ़ जाती है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जो चीजें, अब मान के चलिए कोई आईफोन है, कोई आईफोन है, मैं कहता हूँ आईफोन जो है, मान लो पहले कोई फोन 1 लाख का बिक रहा था, चलो ठीक है, उस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, 90,000 का मिल रहा है, ले लोगे? बताओ, ले लोगे? हैवी डिस्काउंट है, 10,000 का डिस्काउंट है सीधा, ले लोगे? तो भैया आपके लिए तो कल 1 लाख भी महंगा था, 90,000 रुपये भी महंगा है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे आपकी इनकम भी मैटर कर रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए सिर्फ एक, आप एक ही फैक्टर को देख रहे हो, आप तो बैंक रेट को देख रहे हो कि बैंक रेट में चेंज आया तो डिमांड में चेंज आएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, आई होप चीजें आपके दिमाग में अच्छे से गई होंगी। इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है जी, और लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप कोविड के टाइम पे देखिए, लोगों की जॉब्स एकदम छूट गई है। आप चाहे जो बैंक है वो कितना भी सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, लोग लोन ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है ईएमआई कहाँ से पे करेंगे। लोन देने के बाद ईएमआई शुरू हो जाती है ना, तो ईएमआई कहाँ से निकालोगे बताओ? ईएमआई निकालने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, ये चीजें मैटर करती हैं। तो कुल मिला के बात सारी वही है, बैंक रेट और रेपो रेट में ज्यादा फर्क नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन होगा तो आपको जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करेगा वो बैंक रेट है, और यदि शॉर्ट टर्म लोन होगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करेगा वो रेपो रेट है। काम बिल्कुल सेम करेंगे कि अगर मान लो वही सिचुएशन अगर इन्फ्लेशन की है या एक्सेस डिमांड की है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बैंक रेट को बढ़ाया था, आप वहां पे रेपो रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, काम पूरा प्रॉपर वही चलेगा, पूरी चेन वही चलेगी। बस ये समझ लीजिए, जहां मैंने बैंक रेट लिखा है आप वहां पे बैंक हटा के बस रेपो कर लीजिए, बैंक हटा के रेपो कर लीजिए, पूरी जो चेन है वो बिल्कुल सेम चलेगी। तो क्या है, आप ये चेन अपनी तरीके से लिख लेंगे, सिचुएशन क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, सिचुएशन यदि इन्फ्लेशन की होगी या एक्सेस डिमांड की होगी, इन्फ्लेशन बोलूं एक्सेस डिमांड बोलूं सेम ही चीज है, तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल भी मत वो कीजिएगा। तो रेपो रेट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है लोगों की डिमांड फाइनली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो उसको जो है रिदम बना के अपना फाइनली लिख सकते हो। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है मतलब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो रेपो रेट को कम करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आ जाता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में बैंक रेट के अंदर ही है, स्पेशल नोट्स है। बैंक रेट तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर नोट बना के, इसी के अंदर नोट बना के, ये नोट ए था आपका, ये नोट ए था, और जो मैं आप ये कराने जा रहा हूँ ये नोट बी है, ये इसी के अंदर पढ़ाए जाते हैं एक्चुअल में। तो ये क्या कहता है, ये रिवर्स रेपो रेट की बात करता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर बार जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक की जो है वो अपना पैसा किसको दे, वो कमर्शियल बैंक को दे। कई बार ऐसा भी होता है कि कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा जो है, अपना पैसा या ये बोल दीजिए लोन जो है वो किसको देता है, सेंट्रल बैंक को। कई बार कई बुक्स में लिखा होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक को, और कई बुक्स में लिखा होता है कि सेंट्रल बैंक लोन नहीं दे रहा बल्कि वो अपना क्या कर रहा है, अपने डिपॉजिट्स को रख रहा है, अपने पैसे को किसके पास संभाल के रख रहा है, सेंट्रल बैंक के पास संभाल के रख रहा है। तो सेंट्रल बैंक बदले में इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, तो उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है RRR, यानी रिवर्स रेपो रेट। इसको शॉर्ट में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आ गई? तो मेरे कहने का मतलब है, अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन किसकी नजर आ रही है, अगर सिचुएशन आपको इन्फ्लेशन की नजर आ रही है, मतलब भाई जी बहुत महंगाई हो गई इकोनॉमी में, लोग जो है वो एक्सेस डिमांड करे जा रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अब आपको इसे करने से क्या होता है, मान के चलो पहले रिवर्स रेट रेपो रेट 8% चल रही थी, अब बढ़ा के गवर्नमेंट ने 9% कर दिया, मतलब सेंट्रल बैंक ने 9% कर दिया। तो बताओ कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स को, कम डिपॉजिट्स को लेके आएगा सेंट्रल बैंक की तरफ या ज्यादा डिपॉजिट्स को लेके आएगा, बताइए? अगर सेंट्रल बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के बजाय 9% दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक जो है अपने ज्यादा डिपॉजिट्स रखेगा या कम डिपॉजिट्स रखेगा? ऑब्वियसली ज्यादा डिपॉजिट्स को रखेगा, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिपॉजिट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जो एडवांसिंग कैपेसिटी है, ठीक है जी, एडवांसिंग एडवांसिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ऑफ कमर्शियल बैंक, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक के लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। समझ में? क्योंकि अगर उसने अपना पैसा कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं बचेंगी। समझ में आ रहा है? अभी कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है कमर्शियल बैंक के पास, जो जितना मर्जी नोट छापता रहेगा। अगर वही पैसा लिमिटेड उठा के वहां दे दिया, तो अब इसके पास लोन देने के लिए नहीं बचा। अगर सिचुएशन डिफ्लेशन की है भाई जी, अगर सिचुएशन डिफ्लेशन की यानी डेफिसिट डिवाइड की है, तो आरआरआर को कम कर दिया जाता है, ताकि कमर्शियल बैंक जो है वो ये सोचेगा, जैसे मान लो ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 की जगह सपोज करो 7 कर दिया जाता है, 8 की जगह 7 कर दिया जाता है, तो कमर्शियल बैंक को बुरा लगता। कमर्शियल बैंक कहता क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो हम अपने वो नॉर्मल पब्लिक को उधार ना दे दें। तो इसीलिए जो है, जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा पैसा किसको देता है, पब्लिक को उधार देने लगता है, जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड जो होती है वो फिर से पिकअप कर जाती है। चीजें क्लियर है भाई जी? अगर लॉजिक समझ में आ रहा है फटाफट से, तो बी फॉर बॉम्बे, तेजी के साथ बी फॉर बॉम्बे प्रेस करेंगे बिना किसी परेशानी के साथ। जल्दी से बी फॉर बॉम्बे प्रेस करिए। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए। अच्छा, क्लास में, हमारी क्लास में एक बच्चा जो है वो 8809 से एंट्री किसी ने की हुई है। आई रियली डोंट नो हु इज 8809। प्लीज आप या तो क्लास से लीव कर जाइए, या आप अपने ओरिजिनल नाम से एंट्री कीजिए, बिकॉज आपकी अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। कोई भी बच्चा अपने सिर्फ उसी नाम से क्लास में एंट्री करे जिस नाम से आपने अपने को ट्यूशन सेंटर में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ आपका अगर ये दूसरा नाम, तो क्या करूँगा, फाइनली मुझे एब्सेंट लगवानी पड़ेगी आप लोगों को। तो जो भी है 8809 से, प्लीज़ आप अपने ओरिजिनल नाम से एंट्री कीजिए, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। और अगर मैंने रिमूव किया तो फिर अल्टीमेटली आप दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। लीव कर जाइए और 8809। हाँ, ओके। हाँ, माधव। ओके फाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट वाला पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर यहाँ हो जाता है। अब नंबर 2 पे मैं आपको लेके आऊंगा इसके सामने, ओपन मार्केट ऑपरेशन के सामने। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है जी, ये लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, इसके बाद ये पूरी यूनिटी खत्म हो जाएगी, और आप लोगों का इसके बाद टेस्ट भी है। तो तैयारी कर लीजिएगा, बिकॉज ये लास्ट ही टॉपिक चल रहा है। इसको मैं समझा दूंगा आज की क्लास में, वैसे होप से खत्म कर दूंगा। तो इसके बाद आप लोगों को जो है बहुत जल्दी मैं टेस्ट की इसकी डेट अनाउंस करूंगा। प्रोबेबली टेस्ट में हो सकता है आप लोगों का वेंसडे में ले लूँ या थर्सडे में ले लूँ। ठीक है ना, मतलब इस अब जो वीक स्टार्ट होगा इसमें कभी भी टेस्ट हो जाएगा, तो प्लीज प्रिपरेशन अपनी रखिएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है एक्चुअल में इसके अंदर जो आपका सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल करता है। ठीक है जी, ओपन मार्केट के अंदर। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान के चलिए कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है यदि वो अपनी सिक्योरिटीज को उठाकर कमर्शियल बैंक को बेच देता है, कमर्शियल बैंक को बेच देता है, समझिएगा, उसने अपनी सिक्योरिटीज जो है वो क्या करा, सेल टू, क्या लिखा, सेल टू, ठीक है जी, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को उसने सिक्योरिटीज बेच दी। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो है वो क्या कर दी गई, बेच दी गई। तो ऑब्वियस ही बात है कि सिक्योरिटी अगर बेच दी गई, तो कमर्शियल बैंक का जो पैसा है, जो कैश है, वो किसके पास आ जाएगा, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास लोन देने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आया? अगर कमर्शियल बैंक का पैसा उठ के सेंट्रल बैंक के पास आ जाए, तो सेंट्रल बैंक के पास तो पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई। तो ये चीज कब यूज की जाती है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोल दीजिए या
एक्सेस डिमांड बोल दीजिए कि एक्सेस डिमांड के समय जो है इस पॉलिसी को यूज किया जाता है। लेकिन यदि मान के चलिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसकी सिचुएशन है, किसकी सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो यहाँ उल्टा किया जाएगा, यहाँ उल्टा किया जाएगा कि कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक से वापस अपनी सिक्योरिटी को खरीद लेगा सेंट्रल बैंक जो है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लिया जाएगा, जिससे कि सेंट्रल बैंक का जो कैश है, जिससे कि सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक के पास जो कैश रखा हुआ था वो विद इंटरेस्ट, ये जो कैश गया है ये विद इंटरेस्ट गया है, ठीक है जी, ये वापस किसके पास चला गया है, कमर्शियल बैंक के पास। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एक बात बताओ कि क्या रीजन है कि सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो है वो सिक्योरिटी खरीद लेता है। अभी आपने देखा ना डायग्राम ए में, ये आपको सपोज करो ये आपका डायग्राम ए है और ये मैंने आपको दिखाया डायग्राम बी। तो डायग्राम ए में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को बेच रहा है कमर्शियल बैंक को। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर क्या क्यों खरीद लेता है कमर्शियल बैंक को, ऐसा क्या मिलेगा इससे सिक्योरिटी खरीदने से। क्योंकि सिक्योरिटी जब भी खरीदी जाती है तो आफ्टर सम टाइम जब भी सिक्योरिटी वापस हम लोग क्या करेंगे, बेच के जब वापस लेंगे तो डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ पैसा जो होगा वो बढ़ के मिलेगा, मैं उसे इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा एक तरीके से, या हम ये बोल सकते हैं उस पर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ एक्सेस अमाउंट मिलेगा जिससे कि फायदा होगा। तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। तो कमर्शियल बैंक को जब भी सिक्योरिटीज सस्ते में नजर आती हैं तो कमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटीज हैं वो खरीद ली जाती हैं, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उनकी सिक्योरिटीज से क्या करेगा, उनकी सिक्योरिटी जो कमर्शियल बैंक को इश्यू की गई होंगी उनको वापस ले लेगा, उनको उनसे वापस परचेज कर लेगा और जो है उनका कैश होगा उनके पास वापस दे देगा, ठीक है जी। अब कहानी ये आती है, आप ये समझिए इससे, इससे कहानी आगे क्या बढ़ेगी कि मैंने आपसे कहा कि सिचुएशन अगर किसकी हो, सिचुएशन यदि किसकी हो, एक्सेस डिमांड की हो या इन्फ्लेशन की सिचुएशन, तो इसमें आपने देखा कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं, जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या करी जा रही है, सेल टू कमर्शियल बैंक, एक सेकंड, सेल टू, क्या बोला मैंने, कमर्शियल सिक्योरिटी जो है वो सेल टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज जो है वो बेच दी गई है। इससे क्या होगा, इससे की जो एडवांसिंग कैपेसिटी है, एडवांसिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की जो एडवांसिंग कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड भी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि डेफिशिएंट डिमांड, लेकिन यदि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो सिक्योरिटीज को क्या कर दिया जाएगा, परचेज कर दिया जाएगा, परचेज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से वापस जो है वो उनको परचेज कर दिया जाएगा, किसे, सिक्योरिटीज को, और उनके पास पैसा वापस पहुंच जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, तो वो लोन देने की कैपेसिटी भी उनकी बढ़ जाती है। क्लियर है। अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कई बार तो बुक्स में ये लिखा होता है कि कमर्शियल बैंक नहीं लिखा होता, कई बार बुक्स में लिखा होता है पब्लिक, कि पब्लिक को बेच दिया जाता है। तो पब्लिक को डायरेक्टली नहीं बेच दिया जाता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीच में कमर्शियल बैंक का होना अनिवार्य है। सेंट्रल बैंक का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंट्रल बैंक जो आपको दिख रहा है, इस सेंट्रल बैंक का पब्लिक के साथ कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है। आप कभी जाते हो सेंट्रल बैंक, सोचिए आपने कभी सेंट्रल बैंक से कुछ खरीदा बेचा है डायरेक्टली, तो आपको जाने मतलब ऐसे परमिट मतलब परमिशन ही नहीं मिलेगी जाने की, क्या करोगे जाके वहां पे डीलिंग करके, समझ में आया। तो आपकी डीलिंग कमर्शियल बैंक के साथ चलती है और कमर्शियल बैंक की डीलिंग जो है वो पब्लिक के साथ चलती है। नहीं, आपकी डीलिंग कमर्शियल बैंक के साथ और कमर्शियल बैंक की डीलिंग जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ चलती है, ठीक है जी। तो ये चेन यदि आप दिमाग में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कई सारे सवाल जो है वो गलत नहीं होंगे। चलो भाई, सेकंड जो पॉइंट है मैंने ये भी कंप्लीट करा दिया। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशो, कई जगह रेशो लिखा होता है, कई जगह रिक्वायरमेंट लिखा होता है, ठीक है जी। शॉर्ट में अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होता है, ये LRR होता है। अब ये होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए, लेट सपोज मैंने ले लिया, अब एग्जांपल से ही समझेंगे क्योंकि
वैसे आप लोगों को समझ में कम आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लेट कर लिया, कि मान के चलिए कि कोई बैंक है XYZ बैंक, उसके पास डिपॉजिट्स कितनी है, या मैंने ऐसे ले लिया डिपॉजिट्स विद एक्सिस बैंक, मैंने चलो एक्सिस बैंक ले लिया कि एक्सिस बैंक के पास मान लीजिए कि कितनी डिपॉजिट है, तो मान के चलिए मैंने उनके पास कहा कि 1000 रुपए की उनके पास डिपॉजिट है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाता है LRR, कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मान के चलिए आपने कहा 20%। अब ये LRR क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बीच में जान लेते हैं। LRR क्या है? पहली बार तो LRR जो है ये डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है इसे? इसे सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, ठीक है जी। इसे सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक, फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर ऑल कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक के लिए, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए जो है इसे डिसाइड किया जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, अकॉर्डिंग टू LRR, अकॉर्डिंग टू LRR के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो जो भी लीगल रिजर्व होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू LRR, लीगल रिजर्व, लीगल लीगल रिजर्व्स, लीगल रिजर्व्स, ठीक है, कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू LRR, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स कैन नॉट यूज its legal reserve, its legal reserve for advancing purpose, फॉर एडवांसिंग पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लीगल रिजर्व निकलेगा उसे कमर्शियल बैंक एडवांसिंग पर्पस से यूज नहीं कर सकता। देखिए कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली निकाल के दिखाता हूँ। तो लीगल रिजर्व कितना निकलेगा? तो लीगल रिजर्व निकलेगा इसमें LRR इंटू टोटल डिपॉजिट्स, जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है उसका LRR निकाल लीजिए। तो मान लीजिए LRR हमें कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था, इंटू टोटल डिपॉजिट्स कितनी है? 1000। तो परसेंटेज हट जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, तो ये आ जाएगा 200। इसका मतलब लीगल रिजर्व तो 200 आ गया। इसका मतलब लोन इशूड कितने का तक का किया जा सकता है? मैक्सिमम लोन इशूड जो किया जा सकता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स माइनस, टोटल डिपॉजिट्स माइनस लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व। तो टोटल डिपॉजिट्स 1000 की हैं और लीगल रिजर्व 200 के हैं, माइनस करके कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो ज्यादा से ज्यादा भी लोन इशू किया जा सकता है वो 800 रुपए तक का लोन इशू किया जा सकता है। मतलब ये 1000 रुपए है ना, एक्सिस के पास ये 1000 रुपए दिखाए मैंने कि एक्सिस बैंक के पास ये 1000 रुपए है, तो 1000 का 1000 जो है वो लोन इशू नहीं किया जाएगा कभी भी। ये चीज समझ लीजिएगा। एक सेकेंड, 1000 का जो 1000 है वो कभी भी लोन इशू नहीं किया जाएगा। इसमें से 200 रुपए जो है ये लीगल रिजर्व के तौर पे रखे जाएंगे, और बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना इशू कर सकता है? 800 रुपए इशू कर सकता है। ये चीज समझ में आ गई? अब समझदारी की बात ये क्या है? समझदारी क्या है? समझदारी की बात ये है कि कल को चल के मान के चलिए कि अभी आपका, मान के चलिए टोटल डिपॉजिट कितनी थी, ऐसे समझिए, मान के चलिए टोटल डिपॉजिट कितनी थी, टोटल जो डिपॉजिट थी वो कितनी थी? वो 1000 रुपए थी, जिसमें से कि लीगल रिजर्व आपने कितनी मानी? लीगल रिजर्व आपने मानी 20%, ठीक है। तो लीगल रिजर्व कितना निकला? लीगल रिजर्व निकला 200 रुपए, और लोन आप कितने तक का दे सकते हैं? वो दे सकते हैं 800 रुपए तक का। अब मान के चलिए कि टोटल डिपॉजिट अगर उतनी ही रहती है और LRR जो है सपोज करो बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाए, LRR बढ़ जाए, तो ये भी बढ़ जाएगा और लोन की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये चीज इंक्रीज हुई है, जैसे ही ये चीज इंक्रीज हुई है, लीगल रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन जो लोन इशूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन आपने पाया? आपने कैसा रिलेशन पाया कि जैसे जैसे LRR जो है वो बढ़ती जाती है, लोन जो है वो कम इशू होते जाते हैं, मतलब एडवांसिंग कैपेसिटी बोल सकते हो कम हो जाएगी। और अगर LRR कम हो गई
तो लोन इशूड जो है वो ज्यादा, मान के चलिए, फिर वो इसका दूसरा एग्जांपल तो आप खुद ही बना सकते हो कि मान के चलिए 1000 रुपये ही डिपॉजिट है, लेकिन LRR अगर 10% ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, इसका मतलब लोन आप 900 रुपये तक इशू कर सकते हैं। तो डाउट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कोई बात, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फटाफट से सी फॉर कैट जल्दी प्रेस कर दीजिए, जल्दी सी फॉर कैट प्रेस कर दीजिए तेजी से। सी फॉर कैट तेजी से प्रेस करेंगे। हाँ जी, हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पे आगे की अगर मैं बात देखूं फटाफट से, तो आगे की बात क्या है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें LRR की कंपोनेंट सीखने हैं कि LRR के अंदर क्या आता है। तो हम बात करेंगे किसकी, कंपोनेंट। तो मतलब पहली बात तो कंपोनेंट तो छोड़ो, पहली बात तो हम इसको सिचुएशन में ही डील कर लेते हैं कि सिचुएशन कौन सी होगी। तो यदि सिचुएशन किसकी हुई, यदि सिचुएशन इन्फ्लेशन की होती है, यदि सिचुएशन किसकी होती है, इन्फ्लेशन की होती है। इन्फ्लेशन का मतलब एक्सेस डिमांड, अगर कभी भी इकोनॉमी में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली LRR को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि एडवांसिंग कैपेसिटी जो है, एडवांसिंग कैपेसिटी, एडवांसिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की एडवांसिंग कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है जी, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, याद रखिएगा, यदि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में LRR को कम कर दिया जाता है। जैसे आप देख भी रहे थे, मैंने सीधा 10% कर दिया था, मतलब डिक्रीज कर दिया था, जिससे कि जो है एडवांसिंग कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम हमारी इकोनॉमी में लोग जो है वो ज्यादा डिमांड कर पाएगा। मतलब जिसको घर खरीदना है वो ज्यादा जल्दी घर खरीद लेगा, जिसको गाड़ी खरीदनी हो जल्दी गाड़ी खरीद लेगा। लोन इकोनॉमी में जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं तो लोग डिमांड भी बढ़ा लेते हैं। क्लियर हो गई बात?